हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ललित सर दिस साइड। आज हम लोग करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होने वाला है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। आईएससी के स्टूडेंट लोग का चैप्टर 2 होगा ये, और सीबीएसई और डब्ल्यूबी के स्टूडेंट्स का भी पहला दूसरा जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसके अंदर ये टर्म्स मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो और स्ट्रीम से हो, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी ये काम का है जो इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ रहे हैं, और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब टर्म्स काम का है। तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पूरे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अगेन ये कॉन्सेप्ट्स का कंटिन्यूड पोर्शन है। ये लेक्चर नंबर में भी 3 है शायद हमारा, आप देख लो। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आराम से आइए, करते हुए सारा वीडियोस। जो सीधा ये वीडियो देख रहे हैं वो अपना प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, समझने वाले हैं किसके बारे में? ह्यूमन वांट्स। किसके बारे में है? ह्यूमन। सारा खेल वांट्स का बेटा प्रीवियस वीडियो में भी इसके ऊपर अपन थोड़ा डिस्कस किए थे कि हमारा मेन सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वांट्स पे। अब आम तौर पे एक दो वर्ड देखिए, वांट एंड डिजायर। दोनों आमतौर पर दोनों का मीनिंग क्या है बेटा? एक जैसे ही होता है। वांट और डिजायर आमतौर पर लोग एक जैसे ही यूज करते हैं, कभी वांट बोल दिया कभी डिजायर बोल दिया, बट इन इकोनॉमिक्स दीज टू आर डिफरेंट। तो व्हाट इज डिजायर? तो लिखिए विश टू हैव समथिंग। विश टू हैव समथिंग। बेटा आपको कुछ भी अगर चाहिए, इफ यू वांट समथिंग, वी कैन से कि ये क्या है बेटा? डिजायर है। क्या है? लेकिन वांट क्या है? वांट थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। क्या है बेटा वांट? वांट इज इफेक्टिव डिजायर। लिखिए इफेक्टिव, इफेक्टिव डिजायर। व्हाट इज इफेक्टिव डिजायर? आप किसी चीज को चाहते हैं, डिजायर कर रहे हैं, फाइन। Effective desire means you are willing to buy that and do everything possible उसको खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपको एक BMW कार चाहिए, ठीक? तो अब अगर ये कार आपको चाहिए तो इसको खाली एक होता है कि सिर्फ अपन सोच रहे चाहिए, दैट इज विश। सिर्फ BMW कार चाहना, अपना घर चाहना इज डिजायर। डिजायर तो बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहते हो तुमको पंख लग गया तुम उड़ जाओ, ये भी डिजायर हो सकता है ना। लेकिन वांट होने के लिए क्या जरूरी है? कि आप उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। यू आर रेडी टू वर्क फॉर फुलफिलिंग योर डिजायर, देन दैट बिकम्स वांट। इज इट क्लियर? इसका मतलब डिजायर का वांट होने के लिए क्या जरूरी है? तो एक वर्ड याद रखिएगा, एफर्ट्स। क्या जरूरी है? एफर्ट। बेटा क्या जरूरी है? एफर्ट्स। अगर आप उसको लेने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं तो बेटा वो क्या होगा? वांट नहीं बनेगा, वो डिजायर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग डिजायर करते हैं, लेकिन बेटा उसको चाहत बनाने के लिए उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। तो समझ रहे हैं? वांट थोड़ा स्ट्रॉन्गर चीज है। डिजायर तो यू कैन हैव ऑफ एनीथिंग। वांट इज समथिंग जिसको लेने के लिए अब तुम मेहनत भी कर रहे हो। इज इट क्लियर? क्या आप डिजायर और वांट के बीच में डिफरेंस समझ गए? तो इकोनॉमिक्स में दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। नॉर्मल सेंस में अपन वांट और डिजायर को साथ में भले ही बोल ले, बट इकोनॉमिक्स में नहीं बोलते। इज इट क्लियर? अब बेटा जो तुम्हारा वांट्स है उसको भी अपने डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। तो टॉपिक नंबर 2 हमारा होने वाला है। टॉपिक 2 इज क्लासिफिकेशन। तो बेटा क्लासिफिकेशन क्या होगा? वांट्स का एक होगा प्राइमरी एंड अदर विल बी सेकेंडरी। क्या? वांट्स, प्राइमरी वांट्स एंड सेकेंडरी वांट्स। तो बेटा प्राइमरी वांट्स मतलब जीने के लिए जो जरूरी है। किसके लिए?
नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए और जीवन जीने के लिए क्या ज़रूरी है? जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सब किसके अंदर आएंगी? रोटी, कपड़ा, मकान। ऐसे याद रख सकते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। बचपन से सीखे ना ये बेटा। अब रोटी, कपड़ा, मकान मतलब रोटी मतलब ये नहीं एक रोटी, रोटी मतलब जो आपका जो न्यूट्रिशनल नीड है एक आदमी का और औरत का, वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। कपड़ा तो है लेकिन ठंडा में पहनने के लिए नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा कि 50 कपड़ा होना चाहिए, वो होना चाहिए जो आपको ठंड से बचा सके, सेफ्टी दे सके। दैट बिकम्स योर। तो क्लियर है ना? रोटी, कपड़ा, मकान। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोटी की जगह हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे फूड, कपड़ा, क्लोथिंग। और मकान क्यों चाहिए होता है भैया? शेल्टर। शेल्टर का मतलब बोलो रे, शेल्टर। शेल्टर का मतलब जहां हम सेफ रह सके, वो घर में सेफ रहते हैं बेसिकली। सेकेंडरी वांट। अब ये थोड़ा मजेदार वांट है। जब आदमी का प्राइमरी वांट पूरा हो जाता है फिर उसको क्या चाहिए? अब बेटा उसको कंफर्ट चाहिए। क्या चाहिए? कंफर्ट। और इसके साथ साथ लग्जरी। अब घर मिल गया आपको, लेकिन अब आपको बेटा लैविश घर चाहिए। 50 रूम का कमरा होना चाहिए, 50 कमरे का मेरे को घर बनाना है ना? That becomes luxury. Comfort is like AC. आप घर पंखा कैसे चल सकता है? छत है, सेफ हो गए, लेकिन अब आपको क्या चाहिए? आराम चाहिए। तो बेटा आप गद्दा चाहिए, बेड चाहिए, बेड के ऊपर नरम गद्दा चाहिए। उस रूम में हमें एसी चाहिए, है ना? दीवारों में अच्छा अच्छा कलर चाहिए, डिजाइनर वॉलपेपर चाहिए। ये सब किसके अंदर आ जाएगा? लग्जरी और कंफर्ट। आरामदायक जिंदगी जीना है। यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा दोनों आराम से? तो इसको मैं बांट सकता हूँ प्राइमरी के अंदर। मैं सिंपल भाषा में क्या लिखूं? अगर मैं इसका डिवीजन करूँ तो प्राइमरी में लिख दूं नेसेसिटीज, लिख लीजिए नेसेसिटीज। और यहाँ पे तो मैंने लिख ही दिया है कंफर्ट एंड लग्जरीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज। ठीक है ना? ये चीज समझ में आई ना बात? आई होप यहाँ तक हमने क्लियर किया है इस चीज़ को। याद रखेंगे वापस से, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, समझा सको। अदरवाइज वही बात आ जाएगी कि आप अपना सिर्फ मार्क्स लेने के लिए मगअप कर रहे हो। तो भैया ललित सर से पढ़ना है, मगअप नहीं चलेगा। इतना समझ के रखिए आप। कहीं भी आप हो, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। टेक योर टाइम समझाने के लिए, समझने के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बेटा पढ़ते हैं फीचर्स। अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट इज टॉपिक नंबर 3। आज का टॉपिक नंबर 3 इज क्या क्या फीचर्स है बेटा किसका? ह्यूमन वांट्स का बेटा फीचर क्या क्या है? मजेदार चीज। सबसे पहला, हर बच्चे को ये पता है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर दिए। सबसे पहले वांट्स आर, कैसा होता है वांट्स? अनलिमिटेड। वेरी गुड आंसर। वांट्स आर अनलिमिटेड। इतना बच्चे को पता होना चाहिए अभी तक के क्लास में कि वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप बोलेंगे बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स? इसका मतलब होता है को एग्जिस्ट करना। क्या करना? को एग्जिस्ट करना। जब दो या दो से ज्यादा गुड्स एक साथ मांग लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं अपन? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब दोनों का नीड जरूरी है, तीनों साथ में ही चाहिए। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल सबसे समझते हैं अपने, कि अगर अपने कार लेते हैं बेटा, तो इफ यू बाय अ कार देन ऑब्वियसली देयर इज डिमांड फॉर पेट्रोल। बिना पेट्रोल के तो कार होगा नहीं।
सिमिलरली एक स्टूडेंट को अगर बेटा वो कॉपी खरीद रहा है, सॉरी, अगर वो कॉपी खरीदता है तो उसको कॉपी के साथ साथ पेन और या पेंसिल खरीदना ही होगा। समझ रहे हो? बहुत लोग जैसे अपन सुबह नाश्ता करते हैं बेटा तो ब्रेड खरीदते हैं ना, तो ब्रेड के साथ बेटा क्या खरीदते हो? बटर खरीदते हैं, या इसके साथ और जैम भी खरीद सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक चीज़ खरीद रहे हैं तो बेटा इसके साथ दूसरा चीज़ का डिमांड अपने आप ही, तो इसीलिए बोल रहे को एग्जिस्टेंस ऑफ वांट्स। वांट्स को एग्जिस्ट भी करता है, मतलब एक साथ दो चीज़ें तीन चीज़ें का आएगा। जैसे एग्जांपल समझ लिया, आपने घर लिया, तो बेटा घर ले रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है। मान लीजिए घर बना लिए तो ऐसे तो सीमेंट, ब्रिक्स है ना, वो लोहा का जो सरिया है, रॉड्स, बन जाने के बाद पेंट, पुट्टी, फैन, एसी, टाइल्स, मार्बल, समझ रहे हो क्या क्या चीज़ लगेगा। बाथरूम भी हुआ तो उसमें टैप लगेगा, शावर लगेगा, समझ रहे हो। और थोड़ा लेविश जाएंगे तो बाथ टब भी लगा लेंगे, फर्नीचर्स। तो देखो एक चीज़ लग रहा है, उसके साथ जब बहुत सारी चीज़ों का वांट आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, यही टर्म कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री। एक चीज़ लेंगे तो दूसरा चीज़, और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरा बिरयानी लेंगे तो साथ में सलाद चाहिए, सलाद चाहिए, नहीं तो फिर क्या चाहिए। अब देखो बहुत लोग खाता है उसमें रायता, साथ में दही, तो क्या हो गया, उसके बिना चलेगा नहीं, मतलब है ना। अब लिखो पॉइंट नंबर 3, लिखो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ, राइटिंग समझ में आ रहा है ना बेटा। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वांट, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक के बदले अगर दूसरे को यूज किया जा सके, एक के बदले अगर दूसरे से उस चीज को सेटिस्फाई किया जा सके, तो वो वांट सब्स्टिट्यूट भी होता है। जैसे आपको पानी पीना है, तो पानी पीने के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, आप प्यासे हैं, ठीक है। इफ यू आर थर्स्टी तो व्हाट डू यू नीड, वाटर। लेकिन बेटा वाटर अगर अवेलेबल नहीं है तो कोकोनट से निकाल लें, कोकोनट वाटर से कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक से कर सकते हैं, मिल्क शेक से कर सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, और एट द एंड कोल्ड ड्रिंक्स। भाई इमरजेंसी होए तो जीना है तो पीना है, तब पियो। एस हम तो मेरे तरफ से तो यही है बेटा कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक से जितना अवॉइड करो उतना बेटर है, क्योंकि कुछ नहीं है, खाली शुगर सिरप है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है लॉन्ग रन में। इन चीज़ों का इफेक्ट आपको शॉर्ट रन में बिल्कुल नहीं मिलेगा, लॉन्ग रन में बेटा तुमको अफेक्ट करेगा। आप कंटिन्यूसली डेली पियो, लीवर सिरोसिस तक हो जाता है। फैटी लीवर कॉमन है, लीवर सिरोसिस तक हो जाता है। मतलब वाइन, अल्कोहल पीने से जो बीमारी पकड़ता है वो इसको पीने से हो सकता है अगर आप लॉन्ग रन में पिए तो। इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखिए। ऐसे भी शुगर सिरप हर तरीके से ख़राब है, चीनी हमारे लिए, तो बच के रहिए, ये सब चीज़ से बचिए। तो समझ गए, वाटर ले लें, वाटर के अलावा क्या ले लें, मिल्क शेक ले लेते हैं। ठीक, मिल्क ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स इसीलिए मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ। हर जगह बुक में देखोगे ये लिखा रहेगा कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोला, नहीं भाई, बच के रहने का इससे। रेगुलर बेसिस पर तो कतई नहीं, कभी कदार अगर यू नीड तो ठीक है, चलो कर लिया। किसी के घर गए, कोई ऑफर कर रहा है तो मुझे पता है कि भाई ये मेरे को लस्सी या मिल्क शेक नहीं दे कर पाएंगे, मेहनत बढ़ जाएगा, तो आई विल ठीक है चलिए 2 घुट देती। दैट्स अनदर थिंग। मेरी एक फ्रेंड थी जान पहचान की, वो बेटा डेली उसको नाश्ता के साथ, खाना के साथ वो स्प्राइट और ये सब कोल्ड ड्रिंक 7 अप उसको चाहिए। बहुत लोग का हैबिट है, साथ में चाहिए। अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में पता चलेगा। आज ही अवॉइड कीजिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने जिससे भी आप प्यार करते हैं, शुगर कंजम्पशन उनका कम करवाइए। लास्ट डे हमने सिगरेट छुड़वाया था, अल्कोहल छुड़वाया था, आज अपन शुगर से बना हुआ कोई भी चीज़ बहुत डेंजरस होता है, खासकर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए खतरनाक है। इसीलिए इसको जितना अवॉइड हो सके कीजिए। नेचुरल स्वीट लीजिए, नेचुरली जो स्वीटनेस अवेलेबल है, थोड़ा हनी ले सकते हैं। अब जैसे मैंगो का सीज़न है तो मैंगो कंज्यूम कीजिए, डेट्स कंज्यूम कीजिए, जो मीठा नेचुरली है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो आर्टिफिशियली जो आप देख रहे हैं शुगर बना रहा है फैक्ट्रीज के अंदर और उसके थ्रू सब कुछ मिठाई और ये सारा चीज़ बन रहा है, तो कम से कम इग्नोर करना इज़ नॉट, मतलब पॉसिबल है लेकिन सबके लिए तो नहीं है ना। तो बच्चों के लिए कैसे है, घर में पापा डेली मिठाई लाते हैं, थोड़ी बोल देंगे नहीं खाएंगे, बट तरीका से तो बोल देना चाहिए। अगेन आई हैव
टोल्ड यू कि जो गलत है उसके लिए तो अपने को खड़ा, क्योंकि कल डायबिटीज होगा ना तो कौन झेलेगा? मम्मी तुम ही लोग झेलेगा। इसे तुमको भी उठना है और बोलना है कि ये चीज़ गलत है। समझ रहे बेटा? फिर लिख सकते हैं अपने, लिखिए वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। अब बेटा आपके पास तो लिमिटेड इनकम है, और लिमिटेड इनकम से सारे वांट्स को पूरा कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो वांट्स आपस में compete करता रहता है बिकॉज यू हैव लिमिटेड इनकम। तो आपको जो देखिए, आपको मूवी भी जाना है, आपको बिरयानी भी खाना है, और आपको एक बुक भी खरीदना है। अब तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा है, अब तुम कैसे यूज करोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि अब आपको तीनों वांट्स के आपस में बीच में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। लेकिन उसको सिलेक्शन कौन करना है? मुझे। तो एक्चुअली में वांट्स आपस में compete कर रहा है, इसको इस सेंस में बोला जा रहा है कि आप लिमिटेड इनकम से सारे को एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते बेटा। समझ में आ रही है बात? मजेदार है? वांट्स के बारे में जानने में मजा आ रहा है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा कि बेटा आपको एक बुक भी चाहिए, आपको भूख लगा है तो आपको फूड भी चाहिए, फूड में कुछ भी ले लो, पिज्ज़ा ले लो, बिरयानी ले लो। अरे जो वेजिटेरियन है भाई वो लोग पनीर ले लो, पालक पनीर ले लो, बटर पनीर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तड़का रोटी ले लो, क्या है। और आपको मूवी भी जाना है। तो बेटा आप देखो तीनों आपस में compete कर रहा है, क्योंकि अगर आपके पास मान लीजिए 200 रुपीज़ है बेटा, तो अब आप इन तीन, आपका तीनों वांट है, लेकिन तीनों में से फुलफिल आप कोई एक ही कर पाओगे। तो इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब सुनाइए, सब देखेगा, ऑनलाइन वीडियोस में भी मजा आएगा सबको। हम ऐसी डालूंगा मैं, कोई एडिटिंग नहीं, एकदम रवा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 इज वांट्स मल्टीप्लाई। लिखिए वांट्स मल्टीप्लाई। वांट्स मल्टीप्लाई। वांट्स क्या होता है बेटा? बढ़ता चला जाता है, समय बीतेगा वांट्स मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ लिख लीजिए ओवर टाइम। यहाँ ओवर टाइम का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वांट्स इंसान का बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, लोगों के अंदर हर चीज़ का वांट्स बढ़ जाएगा। तो नया, जैसे न्यू गुड्स का वांट्स बढ़ता चला जाएगा, नया नया गुड्स आएगा, क्लोथ नया आता, देखते नहीं हो वांट्स बढ़ रहा है। अब जीन्स आया, जीन्स 5 वैरायटी का, 10 वैरायटी का स्टाइल का जीन्स है। तो जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, पब्लिक उस पर पैसा लगाता जा रहा है, नया ट्रेंड आ रहा है तो उस पर आदमी इन्वेस्ट करता है। ठीक है? तो जैसे जैसे नॉलेज टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है वैसे वैसे ही, समझ गए? नेक्स्ट क्या है? लिखिए वांट्स रेकर। रेकर मतलब वांट्स वापस आ जाता है। एक बार वांट्स पूरा करोगे तो वापस से क्या होगा? भूख लगा, यू आर हंग्री, यू नीड फूड। अगेन बेटा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 4 hours 2 hours you are again hungry, है ना? then you again need food, yes or no? ये प्रोसेस चलता चला जाता है। तो वांट्स बार बार ऑकर करता है। ठीक, इसके बाद a single want can be satisfied. A single want can be satisfied. आईएससी के स्टूडेंट लोग के लिए ये टॉपिक है बिल्कुल, वो लोग का तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बोर्ड्स में ये सब मेंशन ही नहीं करता, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए बेस रेडी करने के लिए। A single want can be satisfied. तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है? एक बार में एक ही वांट सेटिस्फाइड हो। सारा वांट्स एक साथ सेटिस्फाई कर पाओगे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बार में एक वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 8, some
कैन बी पोस्टपोन्ड। बेटा वांट्स को अपने क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। आपको टीवी चाहिए लेकिन अभी आपके पास इनकम नहीं है उसको खरीदने के लिए, तो आप टीवी बाद में खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। तो बेसिकली जो सेकेंडरी वांट्स है उसको अपन पोस्टपोन इजीली कर सकते हैं। प्राइमरी वांट्स के अंदर भी जो एकदम सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है फूड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन क्लोथ फिर भी किया जा सकता है। घर भी देखो, बहुत लोगों का घर नहीं है तो वो क्या प्लास्टिक लगा के सो रहे हैं फुटपाथ में, ये चीज़ आम है भारत में। गांव के अंदर भी देखो क्या कंडीशन है लोगों का रहने का, पक्का मकान नहीं है। बट स्टिल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रोटी, उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। बाद बाकी कोई भी आपका वांट्स है उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, पानी नहीं कर सकते। बोले तो सर्वाइवल, जहाँ लाइफ का बात आ गया ना, सर्वाइवल का बात। पानी नहीं पिएगा अभी आपको दिक्कत हो जाएगा, कितना देर प्यासा रहेंगे, 8 घंटा 10 घंटा, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो खत्म। तो आपका जैसे सर्वाइवल को अपने पोस्टपोन। और बहुत जगह देखते हो भूख के कारण लोग चोरी कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान का। अब ये गहरी बात है कि चोर मज़े के लिए चोरी कर रहा है, देखना पड़ेगा लग्जरी के लिए चोरी कर रहा है कि सर्वाइवल के लिए चोरी कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई भूखा है, उसको पता अगर मेरे को खाना नहीं मिला, या मेरे घर में मेरा माँ बाप भूखा है, बीमार पड़ा, उसके पास खाना पैसा नहीं है, तो इंसान मांग रहा है और मांग कर उसको अगर नहीं मिला तो क्या करता है, फिर वो चुराता है। तो अब वो ये साइकोलॉजी ऑफ द मैन है कि उस बच्चे को कौन सिखाए कि चोरी करना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो लोग करेंगे, कुछ भी हद तक जाएंगे। इसीलिए पहले सबका पेट भरना ज़रूरी है। चोरी हमारी तभी रुकेगा। आप कोई साइको है जिसको चोरी में मज़ा आ रहा है तो भैया उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो समाज में बहुत सारी ऐसी बुराई है जिसके पीछे हम सब जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपना हाथ छुड़ा देते हैं ऐसे जिम्मेदारियों से। एंड भी से कि देखो वो चोर है, ये गलत किया है, वो ऐसा किया है। कहीं ना कहीं हमारा भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन रोल है, इनडायरेक्ट वे में। यू कैन से हम थोड़ी चोर बनाए सर, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो बच्चे ही हैं। हम लोग, मेरे मम्मी पापा तो घर में शांति से बैठे रहते हैं, सीरियल देखती है मम्मी, कुछ नहीं करती है। बात वही है कि कुछ नहीं कर रही है, कुछ तो करना होगा ना, इन चीज़ों पे बात करना होगा, लोगों को हेल्प करना होगा, सपोर्ट करना होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा, और सबसे पहले गरीबों को पेट भरना होगा। ठीक, सम वंस कैन बी पोस्टपोन, क्लियर हो गया ना पोस्टपोन वाला। फिर लिखा है वांट्स डिफर इन अर्जेंसी, इन अर्जेंसी। इसका मतलब जो अर्जेंट है उसको पहले fulfill किया जो अर्जेंट है उसको पहले जाए। फुलफिल करना। कुछ चीज़ है जिसका जल्दी ज़रूरत होता है, कुछ चीज़ है जिसका इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। जैसे जो बच्चे 11 में आए अभी उनके लिए अर्जेंसी है कि उनको यहाँ बुक्स मिल जाए, है ना, और फिर स्कूल का फीस भर जाए, वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। कपड़ा, खाना, इंटरटेनमेंट थोड़ा बाद में आएगा। और नेक्स्ट तो अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अहेड का मतलब क्या होता है बेटा, वांट्स हमेशा आगे चलता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अहेड ऑफ अवेलेबिलिटी। वांट्स मेरा तब अराइज हो जाता है बेटा जब वो चीज अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि वांट्स होता है फिर वो गुड्स बनता है। बात समझ में आ रही है। तो चाहत, वांट्स हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से पहले रहता है, क्योंकि जब वांट्स आएगा तो उस हिसाब से गुड्स भी बनने लगेंगे। हमें अंधकार में लाइट का जरूरत पड़ा तब ना लाइट का इन्वेंशन हुआ, मीन्स बल्ब का, ट्यूबलाइट का, एलईडीज का, है ना। तो याद रखेंगे। इतना सारा टर्म क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। टॉपिक नंबर कौन सा होगा अब अपना? ये कौन सा था? चार बताओ। ये 4th होगा ना अभी। देखिए बेटा टॉपिक नंबर 4 और टर्म लिखिए कंजम्पशन। बताए थे ना कंजम्पशन क्या होता है। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का मतलब है, याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यूजिंग
गुड्स एंड तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज को अपन यूज कर रहे हैं ना, वही कंजम्पशन कहलाएगा। तो खाने को भी कंजम्पशन बोलते हैं और कपड़ा पहनने को भी कंजम्पशन बोलते हैं, एसी चलाने को यूज करने को भी कंजम्पशन ही कहते हैं। इज इट क्लियर? फिर एक टर्म आता है इसी के अंदर, सस्टेनेबल कंजम्पशन। लिखिए सस्टेनेबल कंजम्पशन। तो बेटा ये सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या चीज है? बताए थे आपको, आज अपने नीड्स को इस तरीके से फुलफिल किया जा सके ताकि आने वाला जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, उसके लिए भी वो चीज़ बचे और उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई अफेक्ट ना पड़े। ठीक है? कोई एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में भी नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आज कंजम्पशन करो सोच समझ के, किसका ध्यान रखकर? फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख के। ठीक है? तो क्या होना चाहिए? उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ में अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आज हमें कंजम्पशन करना है फ्यूचर जनरेशन का सोच कर, कि उनके लाइफ को अफेक्ट ना पड़े। इज इट क्लियर? अब इस पे अगर पूछे कि क्या इंपॉर्टेंस है, लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन। बताओ क्या करेंगे बेटा? कंजम्पशन का इंपॉर्टेंस क्या है? जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसका मेन कारण क्या है? तो लिखो प्राइमरी मोटिव। फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा प्राइमरी मोटिव फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अच्छा, आप कंजम्पशन नहीं करोगे पेन पेंसिल बुक का, क्या उसका प्रोडक्शन होगा? सेल्स होगा? तो यहाँ पे बात समझ पा रहे हो? कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कंजम्पशन। इस रूम के अंदर आप भी जो देख रहे हो बेटा ऑनलाइन, आपके रूम में, घर पे, स्कूल में, जहाँ भी जो भी चीज़ अवेलेबल है उसका प्रोडक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जिस चीज़ का कंजम्पशन खत्म, उस चीज़ का प्रोडक्शन भी खत्म, क्योंकि उसका डिमांड ही खत्म हो जाता है। जो लोग कंज्यूम करना छोड़ दें उसका डिमांड ही, कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि बेटा नशा करना छोड़ दो, है ना? अगर लोग सिगरेट्स लेंगे ही नहीं तो फिर कोई बनाएगा क्यों? बट ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करते, है ना? प्रोडक्शन में ही नहीं लाने बात तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करना नेगेटिव गुड्स में लिए बहुत ज़रूरी है। खतरनाक है, डेंजरस गुड्स। उसमें टैक्स बढ़ा दो। टैक्स बढ़ाएगा फिर भी लोग खरीदता है, एडिक्शन है ना? तो ठीक है, तो अच्छी बात है, टैक्स तो मिलना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे। कल दूसरा लिखो एंड पर्पस। टैक्स के लिए जहर नहीं बेच सकते। टैक्स के लिए लोगों का जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, और खासकर हमारे यंग जनरेशन से, क्योंकि पी रहा है ना सिगरेट यंग जनरेशन, बोलता है 18 के पहले नहीं होगा, सब बेच रहे हैं, बच्चे खरीद रहे हैं। फिर लिखिए इंडेक्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ आप किस तरीके का गुड्स खरीद रहे हैं, कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, इससे भी पता चलता है किसका? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। देखो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो ये सारा पॉइंट्स कनेक्टेड है। प्राइमरी मोटिव फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आया है तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा, तो उसका आधार यही है ना, क्योंकि कंजम्पशन होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोगों को नौकरी मिलेगा, रॉ मटेरियल्स को खरीदा जाएगा। इस तरीके से सारा जो इकोनॉमी का मशीन है
जो पहिया है इकोनॉमी का वो चलना चालू हो जाता है। कंजम्पशन रुकेगा, सब रुक जाएगा, और सब अगर चल रहा है तो इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अभी मैंने बताया आपको, सब एक से दूसरा बंधा हुआ है। देखिए कैसे, कंजम्पशन होगा बेटा, तो कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए क्या होगा, तो कंजम्पशन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा, लोगों को नौकरी मिलेगा फैक्ट्रीज में, है ना, हर जगह बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए सब कुछ करो, रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल बनाने वाला है वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसको भी अपना लेबर बढ़ाना होगा, फैक्ट्री में लोगों को जॉब देना होगा, तो किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक नंबर क्या होने वाला है बेटा, टॉपिक बेटा होने वाला 5, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिखिए यूटिलिटी। यूटी, तो कल हमने इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन किया था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज नोन एज पावर ऑफ अ कमोडिटी। बेटा किसी भी चीज का यूटिलिटी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, इसमें वांट सेटिस्फाई करने का पावर है कि नहीं। देखो पेन आपका किस चाहत को पूरा करता है, लिखने का, ठीक है, बेड सोने का, फैन एंड एसी, फैन एंड एसी रिलैक्स करता है, हमें आरामदायक जीवन जीने के लिए जरूरी है। कार, साइकिल, बाइक क्या चीज के लिए जरूरी है, ट्रैवलिंग के लिए जरूरी है, यूज है ना इन सब का। बेटा जिस चीज का भी तुम प्रोडक्शन हो रहा है ना, इसका यूटिलिटी है, उसी का प्रोडक्शन हो रहा है, ये समझ लो। जिस चीज का यूटिलिटी है उसी चीज को बना रहे हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि प्रोडक्शन करके हम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिस चीज का यूटिलिटी नहीं है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा चीज है जिसका पहले यूटिलिटी था लेकिन अब नहीं है, तो उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है कि नहीं, टेलीविजन, अरे भाई पहले तो इसका खूब बनता था, पूरा इंडिया दुनिया यही चला रहा था, लेकिन जब से कलर टीवी आया है तो इसका प्रोडक्शन, तो इसका यूटिलिटी एक चल में खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को चाहिए नहीं है। टाइपराइटर का यूटिलिटी है लेकिन अब उसका डिमांड, क्योंकि उसका अल्टरनेट वर्ड सारा आ गया, तो लोगों के लिए उसका यूटिलिटी खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि आज टाइपराइटर में टाइप करेंगे तो नहीं होगा, आज भी होगा, लेकिन पब्लिक के नज़र से उसका कोई यूटिलिटी नहीं। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो यूटिलिटी क्या है? इसका फीचर्स लिखिए। फीचर्स बेटा क्या होने वाला है, सबसे पहले लिखिए इट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ड आप लोग को नहीं बताया, दूसरे बच्चे को बताए थे। सब्जेक्टिव वर्ड का मतलब होता है जो इंडिविजुअल के हिसाब से चेंज होता रहे। अब तुम्हारे लिए पेन का बहुत यूज है, लेकिन एक अनपढ़ के लिए पेन का कोई यूज नहीं। मिलिट्री के लिए गन का बहुत यूज है, एक आम आदमी सिविलियन के लिए गन का यूज, इट इज सब्जेक्टिव। किसी चीज के, किसी के लिए वो ज्यादा हो सकता है और किसी के लिए कम या हो सकता है इस चीज का यूटिलिटी ना हो। फिर है नॉट मेजरेबल। नॉट मेजरेबल, यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, इसका कोई मेजरिंग रॉड, मापने का कोई पैमाना इसको नहीं है। लेकिन बेटा इसको कंपेयर किया, बात समझ में आया? कभी कभी कुछ इकोनॉमिक्स बोलता है कि एक व्यक्ति किसी चीज के लिए जितना पैसा देने के लिए रेडी है, मनी खर्च करने के लिए रेडी है,
वही उसको यूटिलिटी उसी में मेजर कर लेंगे। क्या समझे? आमतौर पे यूटिलिटी मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स का मानना है कि अगर किसी का मेजर करना है तो आप ये देख लो कि एक इंसान या लोग उस चीज़ के लिए कितना मनी खर्च करने के लिए तैयार है। तो मनी इज़ द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इन रियल सेंस होता नहीं है। भाई एक गिलास पानी पी के आपको कितना मजा आया, कैसे मेजर करेंगे? एक रोटी खाए बहुत मजा आया, ये बोल सकते हैं? ये नहीं बोल सकते 10 मजा आया, 15 मजा आया, नहीं बोल सकते ना। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं चलिए ठीक है, अगर आपको मेजर करना ही है तो कैसे मेजर करूँ कि भाई देखो एक गिलास का पानी का कीमत कितना है, बोला 10 रुपया लगेगा भाई, तो हम बोल सकते हैं उस गिलास का यूटिलिटी कितना है, आप 10 रुपया देने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो उसका यूटिलिटी 10 है। अब एक गिलास पी लिए तो दूसरा गिलास जब पिएंगे तो 10 रुपया देंगे कि कम देंगे? प्याज बुझ गया है, प्याज बुझ गया तो 10 थोड़ी देंगे। फिर हम सामने वाले को बोले थोड़ा कम करो तो क्या होगा? 8। नेक्स्ट वाला से हो सकता है 8 मिले आपको, तो उसका यूटिलिटी 8 मान लेंगे सेकंड वाले का। ठीक है। तीसरा, इट इज रिलेटिव, लिख लो रिलेटिव। रिलेटिव मतलब वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इंसान जैसा है उसके हिसाब से यूटिलिटी वैसा वैसा आएगा। सब्जेक्टिव है, देखो जहां भी वर्ड सब्जेक्टिव आएगा ना बेटा वहां रिलेटिव तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो? जैसे किसी को चावल खाना पसंद है, किसी को रोटी खाना पसंद है, तो एक आदमी को चावल खाना पसंद है, एक दोस्त को खाना पसंद है रोटी, दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन एक जगह गए तो वहाँ चावल ही अवेलेबल है, तो भाई वो आदमी तो खा लिया चावल, लेकिन एक आदमी के लिए चावल का यूटिलिटी बहुत था, लेकिन दूसरे के लिए उतना नहीं, बस खा लिया। तो यही हो गया सब्जेक्टिव, और वहीं से टर्म उठ के आता है कौन सा बेटा? रिलेटिव। पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि नहीं? अब डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस लिख लीजिए, डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। बहुत लोग बोलते हैं सर यूटिलिटी मतलब होता है यूजफुलनेस, जो चीज यूजफुल है वही लेना होगा। बस समझ में आया? अभी कोई चीज है जो तुमको लग रहा है यूजलेस, लेकिन किसी के लिए यूजफुल है, अगर उसका किसी के लिए भी वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि उसका यूटिलिटी है। यूटिलिटी वाला चीज यूजफुल ही होगा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? बर्थडे के अंदर बैलून फुलाए फोड़ दिए, अब मेरे को बताओ यूजफुलनेस क्या था इसका? क्या कुछ पॉजिटिव यूज हो रहा है बर्थडे में इसका? लेकिन हम लोग को अच्छा लग रहा है, फोड़ के मजा आ रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना कुछ, ये क्या है? यूजफुलनेस। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यूजफुल होना ही चाहिए तो ही यूटिलिटी कहलाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा क्लियर है? इधर फोकस कीजिए, डाइवर्ट होने का मतलब हम रोक देंगे अभी क्लास में। अब तुम लोगों का मतलब कैपेसिटी खत्म, समझ लेगा। तो ठीक है, नो मॉरल और लीगल कॉनोटेशन। ठीक है, मॉरलिटी का कोई लेना देना नहीं है यूटिलिटी से। एग्जाम्पल गन, एक थीफ के पास, डकैत के पास, डेकॉइट के पास बेटा अगर एक गन है, इलीगल है कि लीगल है बेटा? इलीगल, यस और नो? किसी के पास गन है इलीगल, डेकॉइट चोर के पास अगर गन है इलीगल है, लेकिन बेटा इसका यूटिलिटी तो है उसके लिए, है कि नहीं? अब सिगरेट्स आर नॉट
मोरल अच्छा बात नहीं है, गलत चीज़ है उसको खाना पीना, तबीयत खराब होगा, लेकिन उसका यूटिलिटी तो स्मोकर के लिए है ना। स्मोकर के लिए सिगार का, सिगरेट्स का, ड्रंकर्ड के लिए वाइन अल्कोहल का, नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट का। भाई गौर से था देखना, नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट इज ओके, लेकिन वेजिटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, बोलेगा इमोरल है, पाप है ये, है ना, नहीं खाना चाहिए, क्यों आप मार के खा लेते हैं। तो ये आप अभी इसीलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि आपके पास खाना बड़ा आराम से अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है, फार्मिंग हम कर सकते हैं, हाइडिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव हो गया है कि अबंडेंस में आपके पास खाना अवेलेबल है। देयर वाज अ टाइम जब कोई फार्मिंग नहीं था, क्या खा रहे थे आप? सेब केला खा रहे थे। हिस्ट्री में जाइएगा तो देखिएगा केला एक जहरीला चीज फ्रूट है। रियल केला देखेंगे बनाना तो आप बोलेंगे ये तो जहरीला है भाई, खा ही नहीं सकते, तो उसमें इतना सीड्स होता था। उसको ट्रांसफॉर्म कर करके, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर करके हमने उसको आज खाने लायक बनाया है। मज़ेदार, ये सब हम लोग सिखाएंगे, दिखाएंगे आपको वीडियोस, खूब मजा आएगा। ठीक, तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हेलो, ठीक है। हाँ, मतलब समझे नहीं। हाँ, हाँ, तो बना क्या रहे हो? हाँ, हाँ, तो सीरीज बुक में से वो नहीं दिखाना नहीं पड़ेगा। हाँ, 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 तो बेटा बेटा समझो, ध्यान से समझो यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आज यहाँ पर मोरालिटी का ज्ञान दे रहा है कि नॉनवेज वेज वेज खाना चाहिए, नॉनवेज खाना पाप है, वो रिलीजियस टैबू है। बात समझ में आ रहा है? पूरा दुनिया 800 बिलियन लोगों में से कुछ लोग नहीं खा रहे, ठीक है, मेजोरिटी तो खा ही रहा है, क्योंकि आपका पूर्वज खाते हुआ आया। आप कोई बहस में लग जाएगा इसके अंदर, तो भाई पहले जाके सब अपना किताब पढ़िए, है ना, फिर बताइए कि नॉनवेज खाते थे कि नहीं खाते थे। सब खाते थे, हम सब खाते थे, सब। आई हैव नो इश्यूज, जो खाए, जो नहीं खाना चाहता उसका मर्जी है, आई वोंट फोर्स, लेकिन इस तरीके से जज करना जो खाता है उसको, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि जब आपका हिस्ट्री बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। इतना फनी आर्ग्यूमेंट देता है कुछ लोग, तो मेरा डिस्कशन होता है इससे, बोला सर फिर जानवर खा रहे, इंसान भी खा लीजिए। मतलब ऐसे स्टूपिड बात करता है लोग, तो इतना हंसी आता है, मतलब क्या भाई लोग से क्या ही बात करें। इन लोग को देखकर क्या बोलते हैं लोग, कहते हैं कि सर चांद बड़ा है कि भैंस बड़ा है। बोलते ना लोग, दूसरे से पूछता है कि बेटा चांद बड़ा है कि भैंस बड़ा है, इन लोग को देखकर हम बोल देते हैं भैंस ही बड़ा है भाई। इन लोग का ऐसे ही दिमाग, इन लोग से बहस करने मत जाइए। हेलो, हाँ, हाँ, ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको। सेल वेल हुआ है इसका, कुछ रियलाइज किया है? हाँ, तो उसको खत्म कर देना होगा, एसेट से हटा देना होगा, एसेट से डिलीट कर देना होगा। हाँ, चल सकता है।
लॉस फिर आ जाएगा। हाँ हमको लगता है पहले मुझे आई होगी, भगवान से पता है। आओ देखो, चलो आगे। नहीं तारा टूटा था ना। तो समझ गए, कोई मॉरल और लीगल कॉनोटेशन नहीं दे सकते। और फिर एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पॉइंट एडिशन कर लो। कितना पॉइंट हो गया बेटा? 5 ना। 6 पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लो। इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा है ना, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। नहीं देख सकते हैं, यू कांट सी इट, यू कांट टच इट, टच भी नहीं कर सकते। इट कांट बी सीन, इट कांट बी टच्ड। खाली यूटिलिटी को फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आज का लास्ट टॉपिक होगा। अगर आप लोग के पास टाइम होगा तो आप वेट करोगे, मैं हाफ एन आवर में काम ख़त्म करके आऊँगा। एल्स आप लोग इसको रिकैप करके घर चले जाओगे। नहीं सर, टाइम आइए देखिए फिर, अब टॉपिक नंबर कौन सा होने वाला है? ये अपना 6 लिखिए। लिखिए टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल एंड बेटा सबको इसका देख के नोट्स बनाइएगा, सिर्फ प्रवचन नहीं है ये। आप सोचेंगे कि पढ़ के अगर हमको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चे रिटेन कर लेते हैं, बट जब तक आप इसको नोट डाउन नहीं बनाएंगे करेंगे तो आपको ये याद होगा नहीं। तो देखेंगे 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे इसको। इसीलिए क्या करो, लिखो। तो पहला टॉपिक करते हैं बेटा, ये टोटल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का शॉर्ट फॉर्म TU refers to the entire amount of satisfaction बात देखो, टर्म यूज कर रहे हैं ना, satisfaction obtained from consuming a given quantity of commodity। समझ रहे हैं आप लोग? टोटल सेटिस्फैक्शन जो मिल रहा है आपको, टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से, उसी को टोटल यूटिलिटी कहते हैं इन शॉर्ट। ठीक, इंटायर अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन को शॉर्ट इंटायर अमाउंट को लिख सकते हैं टोटल सेटिस्फैक्शन। इंटायर अमाउंट ऑफ को हटाकर टोटल सेटिस्फैक्शन लिख सकते हैं फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कंज्यूम करने से आपको जो यूटिलिटी मिल रहा है टोटल, वो क्या कहलाता है? टोटल। अभी समर सीजन है तो टाइम बेटा किसका है? मैंगोज। तो बेटा मैंगो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपने खाया पहला मैंगो, दूसरा मैंगो, तीसरा मैंगो, 3 आम खा लिया आपको बहुत पसंद है। तो क्या करेंगे, इससे मिलने वाला जो यूटिलिटी प्लस इससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है प्लस इससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है, इन सब को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी को लिख सकते हैं सम ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स। बहुत तरीके से लिख सकते हैं ना बेटा। इंडिविजुअल यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रहा है उन सब का जोड़, समेशन क्या बन जाएगा? समझ रहे हो बच्चों? किसी भी स्टूडेंट को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ललित लाटा क्लासेस हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी नेसेसरी अपडेट्स हैं, न्यू अपडेट्स हैं, वो आपको वहाँ मिलता रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए वीडियोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखिए आप यहाँ पर बच्चों,
ध्यान से, बहुत इजी चीज़ है, मज़ा आएगा। अब यूटिलिटी को तो मेज़र करना पड़ेगा तरीका से। मेजरमेंट के लिए मान लीजिए पहला मैंगो से यूटिलिटी कितना मिला 10, दूसरा से कितना मिला बेटा, कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, कम ही ना मिलेगा। ये जो तुम लोग समझ रहे हो इसको आगे एक लॉ बना दिया जाएगा और वो बहुत बड़ा मज़ेदार चीज़ है। क्यों हो रहा है वो समझ में आएगा। पहला आम खाए तो मन थोड़ा भरा, दूसरा आम खाए तो उतना मज़ा आएगा जितना पहले में आया था, नहीं, थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा। तीसरा खाएंगे तो थोड़ा और कम आएगा। अब इन सबको जोड़ दे यूटिलिटी को, क्या निकल के आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी कितना हो गया। इस तरीके से टोटल यूटिलिटी निकलता है। बेटा क्लियर है? लास्ट बेंच। डन। और इसी से अपन अब डिराइव करेंगे एक तो नया कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नया पेज ले लेते हैं। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, सबको याद हो जाना चाहिए। जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसको मार्जिनल का मतलब पता होना चाहिए। तो लिखिए मार्जिनल यूटिलिटी को शॉर्ट फॉर्म में इसको MU कहेंगे। क्या कहेंगे? तो लिख लिए MU इज द एडिशनल यूटिलिटी arising from the consumption of one more unit of a commodity। मतलब क्या समझे? अगर हम किसी कम्युनिटी का एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाएं तो उससे मिलने वाला जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन है, अराइजिंग आउट ऑफ, क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ध्यान से वर्ड देखना, एडिशनल यूटिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल वर्ड का मतलब ये होता है एडिशनल, क्या, एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए अब इसको अपने समझते हैं, एक शेड्यूल से, एक टेबल से समझते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग यूटिलिटी शेड्यूल। यूटिलिटी फॉर, किससे लेना चाहते हैं, रोटी, पानी, आम, मैंगो ले ले। ISC में बुक्स में मैंगो लिखा है, मैंगो से चलते हैं, एक लेके चलते हैं, किसी का तो हिसाब से हो। इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हो। शेड्यूल वर्ड का मतलब भी समझ लो बेटा, शेड्यूल मतलब होता है टेबल, क्या। तो अपन टेबल फॉर्म में पहले समझते हैं कि हो क्या रहा है। टेबल बना लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे यूटिलिटी या यूनिट्स, पहले लिखो यूनिट्स। बेटा यूनिट्स लिखो, फिर यहाँ TU लिखो। TU क्या है बेटा? अच्छा, जब हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं तो कुछ इकोनॉमिक्स ने माना था ना कर सकते हैं, तो यूटिलिटी को मेज़र करने का जो यूनिट है उसको यूटिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? और इधर क्या बन रहा बेटा, MU क्या होता है? ये भी किस में मेज़र होगा? यूटिल्स में। MCQ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। अब मानिए एक आदमी कंजम्पशन कर रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आम खा रहा है। अब 6 पीस आम है। अब इसका यूटिलिटी देखते हैं बेटा। कुछ भी आम नहीं खाया तो उसको कितना यूटिलिटी मिलेगा?
कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। एक आम खाया तो उसको कितना मिला? 10 टोटल तो 2 खाया तो कुल मिलाकर कितना मिला? 17 कुल मिलाकर, बात समझना, 1 भी ले लिए हैं और 2 दोनों का टोटल 17 है। टोटल निकाल रहे हैं ना, ऊपर क्या लिखा है? टोटल यूटिलिटी। तो दोनों से कुल मिलाकर कितना मिला? 17। 3 खाए तो कितना मिला? 21। 4 खाए तो कितना मिला? देखो 22। 5 खाए तो भी कितना मिला? 22। 6 खाए तो बेटा हो गया टोटल 19, कम हो गया। अब अगर मैं 0 यूनिट के लिए मार्जिनल एक्स्ट्रा यूनिट निकलेगा क्या? नहीं ना, अनडिफाइंड। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई पूछे एमसीक्यू क्वेश्चन में, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला नोट करना। MUX इज इक्वल टू MUN माइनस MUN-1। इसका एक और फार्मूला होता है, चेंज इन TU बाय चेंज इन यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये भी है और ये भी है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? अगर हम किसी एक कम्युनिटी का 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो उस एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने से मुझे जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला है, वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा खाने से, यूज़ करने से, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ MUN माइनस MUN-1। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेटा इसको करते कैसे हैं, मेज़र कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। अगर आपको निकालना है 1 यूनिट का यूटिलिटी, तो फॉर्मूला है बेटा क्या? MUN माइनस MUN-1। बहुत सारे बच्चों का ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि कैसे निकलता है। फिर तो मैं शॉर्टकट बता ही दूंगा, जैसे सब सीख के आ रहे हैं ये ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगा कि निकल कैसे रहा है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी इसको MU मत लिखो, इसको TU लिखो, काटो इसको। MU की जगह क्या लिखो बेटा? TU लिखो। क्या लिखो? टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज हो रहा है ना, उससे निकलता है MU। MUN कर लो इसको, क्या कर लो? यहाँ भी MUN, इसको TU करो। तो फॉर्मूला इज TUN माइनस TUN-। तो देखो अगर मुझे पहला यूनिट का निकालना है, इसका n का मतलब होता है बेटा पहला यूनिट का TU। n की जगह क्या बैठा देंगे? 1। तो TU1 का मतलब होता है पहला यूनिट का टोटल यूटिलिटी कितना है बेटा? यहाँ लिख लो 10 माइनस TUN-1। TUN-1 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 1 सॉल्व करके क्या आएगा? 0। मतलब 0 यूनिट का TU क्या है? क्या है बेटा? 0 यूनिट का TU क्या है? तो 10 माइनस 0 क्या निकल के आने वाला है? यहाँ लिख लूँ मैं 10। ज़रा सेकंड वाला का करके दिखाओगे? 2 में क्या करना होगा? इसके लिए क्या करना होगा? सेकंड यूनिट का यूटिलिटी कितना है बेटा? 17। और ठीक इसके ऊपर वाला 2 माइनस 1 इज़ 1। तो 17 माइनस 10 कितना निकल के आने वाला है? 7। ये हो गया फॉर्मूला में लगाकर। अब बच्चा कॉमन सेंस लगाए, डायरेक्टली सॉल्व कर ले। कैसे? एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, 1 यूनिट एक्स्ट्रा करने से, उसी को ना मार्जिनल कहते हैं। तो तीसरा यूनिट पे यूटिलिटी कितना मिल रहा है? 2 पे कितना मिल रहा था? कितना बढ़ा? कितना चेंज हुआ? आया समझ में? 4 कैसे आया? 4 में यूटिलिटी मिल रहा 22, ठीक उससे एक कम खाए तो कितना मिला था? 21। तो कितना निकल के आएगा? 22 में से 22 निकल के कितना है? अभी 22 कुछ नहीं मिला, मतलब 5वां यूनिट खाए तो कुछ भी यूटिलिटी एक्स्ट्रा नहीं मिला। और जब 6th खाए तो बेटा क्या हो गया? -3 हो गया। क्या हो गया? क्यों -3 आया बेटा? 19 माइनस 22 हो रहा है ना। नीचे वाले में से ऊपर वाले फिगर को माइनस कर रहे हैं। इज इट क्लियर?
समझे बेटा क्या हो रहा है? अब शॉर्टकट किसी को समझना है सर यूटिलिटी कैसे मिले निकालेंगे टेबल में से, तो क्या बोलेंगे सर? नीचे वाला फिगर माइनस टीयू का नीचे वाला माइनस जिसका ढूंढ रहे हैं वो वाला माइनस उसके ऊपर वाला प्रीवियस वाला टोटल यूटिलिटी। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चा ये लगाना नहीं सीखता है, वो क्या करता है क्या सर यही तो सीख लिए, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, आ गया आंसर, निकाल दिया यूटिलिटी। अब यहाँ पे तुम एक मज़ेदार चीज़ देख रहे हो कि सर एक चीज़ हम लोग गौर कर रहे हैं, गौर से देखो अपना मार्जिनल यूटिलिटी को। पहला पे कितना मिला है, दूसरे पे, तीसरे पे, फिर तो बेटा ये जो यूटिलिटी है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। डिक्रीज का दूसरा भाषा डिमिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन अगर आप कंटिन्यूसली बढ़ाओगे तो उससे मिलने वाला एडिशनल यूटिलिटी अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिमिनिश होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली कंजम्पशन अगर आप बढ़ाओगे तो उससे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली घटता चला जाता है और एक समय पर आकर शून्य हो जाता है। इट बिकम्स ज़ीरो। बात समझ में आ रहा है? वो ज़ीरो भी हो जाता है और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि नेगेटिव भी हो जाता है। कभी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ये कॉमन साइकोलॉजी इंसान का, इच्छा सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला। आप क्या चीज़ है सबसे बढ़िया पसंद है जो खाने में आपको बहुत टेस्टी लगता है, जिसको आप दबा के खाएंगे, और सपोज करो कोई पैसा भी नहीं देना है, आप ऐसे भी सोच लो कि कुछ नहीं देना है, बस खाना है अपन को मज़ा से एकदम फ्री। शादी में गए दबा के खाओ, समझो। अब वहाँ आपको वो आइटम मिल गया जो आपको खाना है, तो सपोज करते हैं कि आप लोग को पसंद है, किसी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, चीनी नहीं खाना चाहिए, फिर भी मान लीजिए किसी को पसंद है तो वो गया भाई, तो वो पहला जब उसको मस्त भूख लगा है, मज़ा आ रहा है, वो पहला लिया गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाया, मस्त उसको मज़ा आएगा ना। पहला गुलाब जामुन से लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समझ रहे हो, गजब का आने वाला है। लेकिन तुमको तो बहुत पसंद है, तुम वो एक खा के रुकोगे नहीं, तुम और खाओगे। लेकिन दूसरा गुलाब जामुन से वैसा मज़ा, तीसरा याद रखना कंजम्पशन बैक टू बैक होना चाहिए। आज खाए गुलाब जामुन, फिर कल खाएंगे गुलाब जामुन, तो फिर मज़ा आ जाएगा। वैसे ही एक के बाद एक खाना है, चाहे आपका कितना फेवरेट ही क्यों ना हो। आमतौर पे उससे सेकंड वाला यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो कम, क्योंकि पेट भरता जा रहा है, मन भरता जा रहा है। अब कोई ऐसा एडिक्टिव आदमी है जिसका नहीं भर रहा है तो वो एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शंस होता है हर चीज़ में, अपवाद होता है। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवाद। देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। लेकिन क्या हम लोग को एक्सेप्शंस पे बात करना चाहिए? मेन मुद्दा तो हमारा मेन टॉपिक होना चाहिए, एक्सेप्शंस आर देयर। अब आप कर रहे हो सेकंड खाया, थर्ड खाया, फोर्थ खाया, फिफ्थ खाया, एक टाइम ऐसा आएगा दूर अब मज़ा नहीं आ रहा खा के, अब पेट मन भर गया एकदम, तो ना अब नहीं मज़ा आ रहा है। और अगर बेटा उसके बाद भी खा लिए तो फिर आपका लूज मोशन, उल्टी, नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाता है। समझ रहे हो? तो इसको याद रखने के लिए ऐसा करेंगे, याद रखने के लिए ऐसा समझ रहे हैं कि सर कंजम्पशन भी हमको ध्यान रखना है, कब तक कंज्यूम करेंगे जो सबसे बेस्ट हो हमारे लिए। एक कंज्यूमर कहाँ कंजम्पशन करेगा? जहाँ पे उसको यूटिलिटी मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है? कंजम्पशन आदमी को कहाँ करना चाहिए? जहाँ उसको यूटिलिटी मैक्सिमम मिले। तो यहाँ से ही अपने एक तो ध्यान रखेंगे, ये जो डिमिनिशिंग वाला कॉन्सेप्ट सीखे मार्जिनल यूटिलिटी का, इधर से एक लॉ आया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट लॉ, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसको इसके बारे में पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। समझ गए कि नहीं? इजी है ना? प्रोडक्शन क्या होता है हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन क्या होता है। हम लोग सीखे थे कि प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा।
इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं। ये बेटा कौन सा टॉपिक था हमारा? मार्जिनल यूटिलिटी वाला कौन सा था? यूटिलिटी वाला टॉपिक हमारा कौन? ये 7 को ये वाला 7th होगा। बोलिए लास्ट टाइम। बस खत्म कर रहे हो, समझ खत्म ही समझिए इसको, क्योंकि प्रोडक्शन हो चुका है। थोड़ा सा चीज़ इसमें बता देते हैं। प्रोडक्शन क्या है? एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फिर एक पॉइंट ध्यान रखना होता है इसमें, हम लोग सीखे थे कि प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्रिएट्स ठीक है। प्रोडक्शन के थ्रू हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो कौन सा यूटिलिटी क्रिएट होता है बेसिकली प्रोडक्शन के थ्रू? एक क्वेश्चन, हाउ यूटिलिटी कैन बी एडेड टू एन ऑब्जेक्ट। बस हो गया, पगलापंती कम करो, फोकस करो इधर। जब पूछेंगे आप लोगों से और नहीं आएगा फिर बताएंगे हम। तो किस तरीके से यूटिलिटी क्रिएट किया जा सकता है किसी भी चीज़ के अंदर? तो सबसे पहला बेटा होता है फॉर्म यूटिलिटी। कौन सा? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ का किस फॉर्म शेप बदल के, क्या बदल के? अब जैसे प्रोडक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं? लेदर निकाला एनिमल से, शूज़ बनाया, बैग बनाया, फॉर्म बदल दिया ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी को कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना। फिर होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कहाँ से होता है? कैसे क्रिएट होगा? गुड्स को ट्रांसफ़र करके, क्या करके? ट्रांसफर। तो ये काम कौन कर रहा है? बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ऐसा हो जाता है। देन टाइम यूटिलिटी। तो जब ज़रूरत पड़े तब अगर गुड्स मिल जाए तो उसका यूटिलिटी है, और ये तभी पॉसिबल है जब वेयर हाउस या गोडाउन में सामान को स्टोर करके रखेंगे। तो जब ज़रूरत होगा निकाल लेंगे। और फिर है सर्विस यूटिलिटी। तो यहाँ पे पर्सनल सर्विसेज दिया जाएगा, जैसे डॉक्टर, टीचर्स यहाँ पे आएंगे, वो भी यूटिलिटी चीज़ों के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसका फीचर्स पढ़ लिया था। 2-3 टर्म अगर है तो उसको अपने फटाफट चाहे तो कर सकते हैं, जिसमें कुछ टर्म हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, कर लो। खाली टर्म मेंशन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, बाद बाकी आप लोग का ड्यूटी है क्या करना। टॉपिक नंबर इस 8 के अंदर में कुछ और टर्म्स अपन डिस्कस कर लेंगे। पहला टर्म लिखिए प्राइस। प्राइस क्या होता है? द अमाउंट विच हैज़ टू बी गिवन टू एक्वायर अ प्रोडक्ट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और कमोडिटी। वह अमाउंट जो हम देंगे किसी भी प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए, लेने के लिए, तो वो उसका क्या बन जाएगा? If you want to buy a pen and you have to pay ₹100 or 10 for acquiring it, then the price of the pen is ₹10. Whatever you are paying for that. Is it clear?
Point number B, topic number B is general price level. General price level means average level of price. जो भी सामान गुड्स हमारे यहाँ बन रहा है देश में, उनका एक एवरेज प्राइस होता है जिसे हम कहते हैं जनरल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन का मतलब हम लोग पढ़े थे क्या? नहीं, महंगाई। When there is noticeable increase or appreciation or rise in the general price level, general price level अगर बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं, तो जब प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब अचानक से एक बार प्राइस बढ़ गया, सिर्फ उसे एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। रेगुलरली जो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। अब दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है, डी हटाओ पहले। किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो दो उसका रीजन होता है, एक तो डिमांड पुल और एक कॉस्ट पुश। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ता है दो कारण से बेटा। अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ गया तो उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा ना। डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ने को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रहा है तो उस चीज का प्राइस भी बढ़ेगा। ये अच्छी बात है, गुड फॉर द नेशन। लोग डिमांड कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ना इज नॉट गुड। कॉस्ट पुश, PUSH, कॉस्ट पुश, यहाँ पे क्या हो रहा है? किसी भी चीज को बढ़ाने का बेटा कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है, तो बताओ तो प्राइस क्या होगा? कल पेन 8 रुपये में बनाते थे तो 10 में बेचते थे, आज बनाने में ही 10 रुपया लग रहा है तो क्या 10 में बेचेंगे? इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो गया? तो बढ़ गया ना, प्राइस बढ़ गया। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। नेक्स्ट कौन सा है अपना? है डी, लिखिए वैल्यू। वैल्यू किसी भी चीज का होगा तो याद रखना, वैल्यू प्लेस्ड बाई हाउस होल्ड। जो भी हाउस होल्ड किसी चीज को वैल्यू देगा वही कहलाएगा वैल्यू। इसको समझना है तो दो तरीके का वैल्यू होता है, एक होता है बेटा वैल्यू इन यूज, क्या होता है वैल्यू इन, और दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज का मतलब यहाँ कनेक्शन किसके साथ है बेटा? यूटिलिटी। जिसका यूटिलिटी ज़्यादा उसका वैल्यू ज़्यादा। जैसे कि बेटा पानी, वाटर का हाई वैल्यू है ना, तो लिख लेंगे हाई वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन एक्सचेंज मीन्स, याद रखेंगे, मार्केट वैल्यू of a commodity। मार्केट वैल्यू बेटा ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है ना बेटा? अब पॉइंट नंबर, टॉपिक नंबर नहीं बेटा, ये कौन सा डी चल रहा है ना, ई बोला था इस टॉपिक में अपना सारा आएगा। मार्केट, ये आपका होमवर्क रहेगा। व्हाट इज मार्केट, ये आपको सिर्फ देखना है मार्केट क्या है। टाइप्स अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखा जाए तो मार्केट आप देख सकते हैं, गुड्स का मार्केट होता है, गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट। जहाँ पे गुड्स मिले वो गुड्स मार्केट, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले वो, देखते हो ना, कहीं अपने को चाहिए सामान वगैरह, बिल्डिंग बनाना है, काम कर, पेंट करवाना है, तो
जगह रहता है, वहाँ पे बहुत सारा पेंटर लोग आके बैठा रहता है कि हम लोग को पता है यहाँ पे मिस्त्री मिल जाएगा, यहाँ पे पेंटर मिल जाएगा, तो वो लेबर मार्केट मतलब फैक्टर मार्केट जहाँ पे फैक्टर का प्रोडक्शन मिल जाए। ठीक, मनी क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस किए थे ना। मनी इज द मीडियम ऑफ मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले कौन सा सिस्टम चलता था बेटा? तो तुम लोगों को पता है क्या बार्टर सिस्टम के बारे में? मनी आया तो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। बार्टर सिस्टम सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बार्टर सिस्टम में। एक आदमी हॉर्स पाल रहा है, उसको मीट खाना है तो उसको बेटा गोट चाहिए, बकरा खाएगा, चावल खाएगा, रोटी खाएगा, दाल खाएगा। तब बताओ हॉर्स, उसको एक गोट लेना है, कितना हॉर्स देगा बदले में? क्या ये इक्वालिटी ठीक है? एक तो बकरा और एक तो घोड़ा सेम है, और घोड़ा लेगा हाथी रख दे तो एक गोट लेने के लिए हाथी का क्या देगा वो? तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता था। और मज़ेदार चीज़ इसमें एक और प्रॉब्लम आता था कि भाई सर अगर मुझे मान लीजिए, मुझे तो मेरे पास तो चावल है और सामने वाले के पास दाल है, लेकिन मुझे दाल चाहिए होगा तब ना हम अपना चावल उससे एक्सचेंज करेंगे। मेरे को नहीं चाहिए दाल, मुझे कुछ और चाहिए। बात समझ रहा है? तो उसको चावल चाहिए, ध्यान से समझना। सामने वाले आदमी को चावल चाहिए, मेरे पास आ गया, हम बोले ठीक है हम तो चावल दे देंगे, आपके पास क्या है? मेरे को तो चाहिए गोट, आई वॉन्ट गोट, आई वॉन्ट हॉर्स। है आपके पास? बोला मेरे पास तो दाल है भाई। तो उसको जो चाहिए मेरे पास है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो उसके पास, तो क्या हमारे बीच में एक्सचेंज हो पाएगा? तो ये भी एक मुद्दा होता था कि भाई और किसी को ढूंढो जिसके पास है। तो जब ढूंढ रहा है वो उस आदमी को ढूंढ रहा है जिसको चावल के बदले दाल चाहिए। आगे जाके मिला तो उसको गोट वाला मिल गया, बोला मेरे पास गोट है लेकिन उसको तो चावल चाहिए, गोट वाले को दाल चाहिए। गोट वाला बोल रहा हम दाल ले लेंगे आपसे, लेकिन आपको मेरे से गोट लेना होगा। तो अब सोचो कि लंबा प्रोसेस है, वो अपना दाल देगा, गोट लेगा, गोट लेके मेरे पास आएगा, मेरे को गोट देगा, मेरे से चावल लेगा। पॉइंट समझ पा रहा है? तो कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ढूंढेगा कैसे ऐसा आदमी को कि सब बैनर लगा के चलेगा, मेरे पास गोट है, मेरे पास चावल है, रास्ते में चलेगा एक दूसरे को देखते हुए जाएंगे? नहीं ना। इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे अच्छा उपाय था मार्केट आ जाए। पहला तो मार्केट में सब लोग आके बैठ गए, मेरे पास चावल, इसके पास गोट, सब ऐसा बैठ गए एक के बगल एक। और अब एक्सचेंज बार्टर की जगह मनी ले आए। टेंशन नहीं है भाई, गोट लेना है कि चावल, पैसा दो एक्सचेंज करो। उस पैसे से हम गोट भी ले सकते हैं, उस पैसे से हम राइस भी ले सकते हैं, उस पैसे से हम पल्सेस भी ले सकते हैं। आई कैन बाय एनीथिंग। तो मनी ने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किया ये जो बार्टर सिस्टम में था। सेविंग्स क्या होता है बेटा? अपने इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं किए, इसको लिख सकते हैं इनकम माइनस कंजम्पशन। कोई शक? पापा ने 50,000 सैलरी अर्न किया है बेटा, घर में खा गए 40,000 रुपीज, बच कितना रहा है? ये 10,000 रुपीज हमारा सेविंग्स है। That part of income which is not used for consumption is known as the part of income which is not used for consumption is savings. अब आता है इन्वेस्टमेंट। तो लिखिए एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। हम अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जब यूज करते हैं
प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स के अंदर मतलब समझते हैं, बताए थे ना, मशीन्स वगैरह। कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने उसको प्रोड्यूस किया ताकि हम उससे और आगे प्रोडक्शन कर सके। तो ये क्या बनेगा बेसिकली? मशीन्स। ठीक है, घर बना रहे हैं, घर के अंदर अपन नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह बना रहे हैं, वो सब क्या आएगा? नंबर आई, वेल्थ। व्हाट इज वेल्थ? देखिए, स्टॉक ऑफ all assets which are source of income, which are source of income, वो सारा संपत्ति जो हमारे जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या बनेगा? वेल्थ। वो क्या बनेगा? वेलफेयर क्या होता है? देखिए, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, कॉमा, अ सेंस ऑफ well-being among the people. लोगों के अंदर जब एक सेटिस्फैक्शन लेवल आ जाए, वो खुश रहने लगे, वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उसी से तो आएगा सेटिस्फैक्शन, तो हम उसे कहते हैं वेलफेयर। तो क्या हमारे कंट्री में वेलफेयर का क्या हाल है? कितने खुश हैं लोग? आप सभी जानते हैं, इस पे मैं क्या ही बोलूँ। जाके रिपोर्ट्स चेक कीजिए, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। जितना भी यंग जनरेशन जो एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयड है। क्या वो खुश है? क्या वो सेटिस्फाइड है? वेलबींग है उनका? तो कहाँ वेलफेयर नहीं हो रहा है? यहाँ तक क्लियर है बेटा साहब? अब लिखिए बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मजेदार चीज। कोई भी बिजनेस है ना बेटा, वो इस सिस्टम से बच नहीं पाता, उसको इस तरीके से ही आगे बढ़ना होता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, बिजनेस के स्टैंडर्ड पे, लेवल पे चेंज आएगा। तो देखो ऐसा होता है, इसको कहते हैं जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो ये जो ऊपर जा रहा है इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। क्या? इंप्रूव हो रहा है बेटा, पीक पे पहुंच रहे हैं, मतलब हाईएस्ट। हेलो, ठीक है, आ रहे हैं वहीं। हाँ ठीक। सो प्रॉस्पेरिटी पे पहुंच गए बेटा। प्रॉस्पेरिटी के बाद फिर देखो नीचे आना चालू हुआ, इसको कहते हैं रिसेशन। क्या कहते हैं? रिसेशन के बाद देखो एक तो मिनिमम पॉइंट में आ गया, एकदम नीचे हो गया, इसको कहते हैं डिप्रेशन। क्या कहते हैं? और फिर रिकवरी होना चालू हो जाता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, बिजनेस इसी पैटर्न में चलता रहता है, इसी तरह से। समझ रहे हो पैटर्न? समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये इसी को कहते हैं बिजनेस साइकिल। ये डायग्राम किसका है बेटा? बिजनेस साइकिल। आई होप ये क्लास करके आपको बहुत मज़ा आया होगा। अपना व्यूज़ और कमेंट्स हमें बताइए। आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को मैं लेके आता रहूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, जल्दी मिलते हैं।